हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्राक्षी क्लासेस। तो ये जो लेसन नंबर 12 की वीडियो है जो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऑन रेशियो एनालिसिस पे, ये आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज के ऊपर बेस्ड है। सॉल्वेंसी रेशियोज में अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसके बाद आपने पढ़ा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, और आज आप पढ़ेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्ट, ठीक है। ओके, प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है, ये हम हमेशा ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ओनर कौन होते हैं? कंपनी के जो शेयर होल्डर्स, जिन्होंने कंपनी को बिल्डअप करने के लिए पैसा लगाया था, जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो कंपनी आज चला रहे हैं अपने कैपिटल से, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी क्या होते हैं? ओनर्स ऑफ बिजनेस हु स्टार्टेड, ठीक है, दे आर द ओनर्स, ठीक है। मेनली आपके शेयर होल्डर्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये होते हैं जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है ओनर से। वैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप आउटसाइडर मनी नहीं कह सकते, क्योंकि दे आर ऑल्सो द शेयर होल्डर, though they are not the owners of the company, but they are the shareholders and can become the owners if two conditions prevail। अगर कंपनी उन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से 2 साल से उन पर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे पा रही है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट्स द ओनरशिप राइट इन द दैट मीन्स दे गेट द वोटिंग राइट्स इन द कंपनी एंड दे ऑटोमेटिकली बिकम द ओनर्स। तो आप इन्हें आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोप्राइटरी में इनको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी इंक्लूड किया है। ये सारा जो पैसा आता है इसको बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर्स, जो पैसा ओनर्स ने लगाया है, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी, जो पैसा इन्वेस्ट किया हमारे शेयर होल्डर्स ने, तो इक्विटी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी का फॉर्मूला आपको याद ही है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। और टोटल एसेट्स को हम टोटल लायबिलिटीज के इक्वल भी रख सकते हैं। तो या तो फॉर्मूला याद रखना, प्रोप्राइटरी रेशियो किसके अकॉर्डिंग होता है? इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन में टोटल लायबिलिटीज की वैल्यूज दी हुई है, तो टोटल एसेट्स को आप टोटल लायबिलिटीज के वैल्यू को कैलकुलेट करके आप वो वैल्यू टोटल एसेट्स की निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो आपको बताता क्या है, ठीक है। अब देखो क्या बताता है प्रोप्राइटरी रेशियो। हायर प्रोप्राइटरी रेशियो एन इंडिकेटर ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन from long term point of view, that is large proportion of assets are financed by equity and not by debt। ये आपको ये बताता है प्रोप्राइटरी रेशियो कि आपने जो इक्विटी से पैसा उठाया, वो पैसा आपने कहाँ यूटिलाइज किया? आपने अपने एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स, आपने अपने एसेट्स को एक्वायर करने के लिए वो पैसा यूज किया है, ठीक है। तो अगर आपका प्रोप्राइटरी रेशियो हायर है, दैट मीन्स अगर आपका प्रोप्राइटरी रेशियो मान लो 4:3 है, ठीक है, इसका मतलब है एन इंडिकेटर ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब क्या है कि आपने जो इक्विटी से पैसा उठाया 4, उसका 3 रुपए का एसेट तो ऑलरेडी आप खरीद चुके हैं, 1 रुपए शायद आपने कहीं और यूटिलाइज किया होगा इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। इनडायरेक्टली इसका कहने का मतलब है कि एसेट्स जो आपने कंपनी में खरीदे हैं वो आपने फाइनेंस कर रखे हैं, किससे? इक्विटी से, एंड नॉट बाय डेब्ट। बाहर वालों से पैसा लेके आपने एसेट्स को नहीं खरीद रखा, आपने ओनर का पैसा यूटिलाइज करके अपने एसेट्स बनाए हैं कंपनी में, ठीक है। देखो, एक कंपनी के पास जितने एसेट्स होंगे, एसेट्स में चाहे वो कैश है, बैंक बैलेंस है, चाहे उसकी मशीन है, चाहे उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इफ अ कंपनी हैज मोर एंड मोर एसेट्स, तो कंपनी के गुडविल बिल्डअप होती है, कंपनी एक लेवल से दूसरे लेवल तक रीच कर सकती है। तो पैसा, जो भी कैश, बैंक बैलेंस या जो भी एसेट बनाया गया कंपनी ने, वो डेब्ट का पैसा उठा के नहीं बनाया गया, कंपनी ने इक्विटी से पैसा उठाया, अपने ओनर से पैसा उठाया। तो कंपनी इज इन अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो आपको ये इंडिकेट करता है। ओके, सो अब इसे और अच्छे से समझते हैं थ्रू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, गिवन इक्विटी कैपिटल इज 20 लाख, जनरल रिजर्व इज 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम इज 6 लाख,
10% debt is 3 lakh, current liabilities is 10 lakh, loan from RDBI is 12 lakh, preliminary expenses are 80 lakh and underwriting commission is of 20,000. तो कैलकुलेट करना है हमें प्रोप्राइटरी रेशो. आप लोग को याद है कि वीडियो पॉज करके अपना खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आंसर निकला आपका या नहीं निकला और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई. ठीक है, सो आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर यू. ओके, सॉल्यूशन देखो क्या है. हमेशा हमें ये पता होता है कि टोटल एसेट्स किसके इक्वल होते हैं, तो टोटल लायबिलिटीज के. तो क्वेश्चन में मुझे टोटल लायबिलिटीज की वैल्यू दी है, इक्विटी कैपिटल दी है, जनरल रिजर्व दी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम दी है, 10% डेब्ट दी है, करंट लायबिलिटीज दी है, लोन दी है. मुझे टोटल एसेट्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया. दैट्स वाई टोटल एसेट्स को निकालने के लिए मैं टोटल लायबिलिटीज की हेल्प लूंगी. देखो टोटल लायबिलिटीज क्या होती है, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, डेब्ट, करंट लायबिलिटी एंड लोन फ्रॉम आरडीबीआई. इक्विटी कैपिटल हमें दी हुई है 20 लाख, रिजर्व्स दिए हुए 10 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया हुआ है 6 लाख, डेब्ट दिया हुआ है 3 लाख, करंट लायबिलिटीज दिए 10 लाख और लोन फ्रॉम आईडीबीआई दिया 12 लाख का. ठीक है, तो ये आ गया मेरा टोटल लायबिलिटीज. तो टोटल लायबिलिटीज की जब वैल्यू निकली तो आई 61 लाख. इस 61 लाख से देखो प्रिलिमिनरी जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके और अंडरराइटिंग जो कमीशंस होती हैं वो आपके प्रीमियम से या रिजर्व से हटाई जाती है क्योंकि ये आपके एक्सपेंसेस हैं. ठीक है, तो माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस अंडरराइटिंग कमीशन. तो 61 लाख माइनस 80,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 60 लाख. ठीक है, तो मेरी टोटल लायबिलिटीज बोलूं या टोटल एसेट्स बोलूं कितने आ गए, 60 लाख. अब देखो, अब हमें क्या निकालना होता है प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए, इक्विटी निकालनी होती है. तो इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलती है, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम में से अंडरराइटिंग कमीशन और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे. राइट, और यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कुछ भी नहीं लिखोगे तो जीरो है. वैसे आनी चाहिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, याद है फॉर्मुलेज में आती है, याद रखना. ठीक है, तो इक्विटी है 20 लाख की, रिजर्व्स है 10 लाख के, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 6 लाख का, अंडरराइटिंग कमीशन आपकी 20,000 है और प्रीमियम एक्सपेंसेस आपके 80,000 है. तो वैल्यू आ रही है 35 लाख. ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. ठीक है, इज इक्वल टू इक्विटी क्या आ रहा है 35 लाख और टोटल एसेट्स कितने आ रहे हैं 60 लाख. दिस मीन 0.53. ठीक है, अब 0.53 कहाँ आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा. देखो 583 आ रहा है, 0.583. अगर इसको परसेंटेज में कर दूं तो 0.583 को परसेंटेज में कर दूं तो आता है 58.3%. तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. देखो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 58.33%. इसका मतलब क्या है कि जो मैंने इक्विटी उठाई उसका 58.33% किस में लग गया, मेरा टोटल एसेट्स में लग गया. समझ आ रहा है आपको. तो टोटल एसेट्स टू, हाँ, तो प्रोप्राइटरी रेशियो आपको ये बताता है कि कितना पैसा आपने इक्विटी से उठाया इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इट इन योर फिक्स्ड एसेट्स या टोटल एसेट्स, चाहे वो आपके करंट एसेट्स हैं चाहे वो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं. ठीक है, तो आपने बाहर का पैसा नहीं उठाया, आपने कहाँ का पैसा उठाया है, ओनर का पैसा उठाया है, प्रोप्राइटरी से पैसा उठाया है. ठीक है, तो जितना पैसा आउटसाइडर का होता है वहां पे एक फर्म की रिस्की पोजीशन हो जाती है, रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन हो जाती है. क्यों, क्योंकि एक फर्म को उस पे फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस देने होते हैं. तो इस केस में कंपनी ने तो इक्विटी से पैसा उठाया, तो इक्विटी पे तो उसको इक्विटी शेयर कैपिटल पे तो कोई भी फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड नहीं देना. डिविडेंड तो तब जाएगा इक्विटी वालों पे जब कंपनी के पास बहुत प्रॉफिट्स होंगे. तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर टेंशन क्रिएट नहीं हुई है कि उसको डिविडेंड देना है. नहीं, यहाँ पे कंपनी अपना ऑपरेशंस करके अपना फर्म के लिए प्रॉफिट्स अर्न करती है, उस प्रॉफिट्स में से फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है. राइट, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं. जितने भी वीडियोस में मैंने आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्या आपको समझ आ रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इजी हो रहा है कंसेप्ट, या मेरी वीडियोस में और कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो या मटीरियल कम लग रहा है या आपको कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज वो भी मुझे जरूर बताइएगा. ओके, और